अगली बात करें हम, संसद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वो होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की बात करें तो ये क्या होता है, प्रत्यक्ष। अब आपने लोकतंत्र के रूप पढ़े होंगे, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र, ये सारे लोकतंत्र जिनमें आपने राजनीतिक लोकतंत्र पढ़ा होगा। राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर दो रूप पाए जाते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। यानी प्रत्यक्ष का मतलब जनता सीधे वोट डालती है, अप्रत्यक्ष का मतलब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों को जनता सीधे वोट नहीं डाल सकती है, तो इनको वोट डालते हैं विधानसभा के सदस्य। इनका चुनाव कौन करते हैं, विधानसभा के सदस्य। इनके चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं, उन राज्यों की विधानसभा में अलग अलग सीटें निर्धारित है। जैसे राजस्थान से 10 राज्यसभा के सदस्य जाते हैं, तो राजस्थान के 200 एमएलए, वो 200 एमएलए क्या करेंगे, 10 कैंडिडेट को चुनकर भेजेंगे। तो विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, इनको वोट डालते हैं। दूसरी बात, इनके चुनाव के अंदर जो पद्धति का प्रयोग किया जाता है, उस पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। इस पद्धति से क्या होता है, इनका चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के माध्यम से होता है। अब जब आपने राष्ट्रपति पढ़ा, तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति का प्रयोग होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली। वहां गुप्त शब्द आया, लेकिन यहाँ पर खुला मतदान होता है, गुप्त मतदान नहीं होता है, खुला मतदान। यहाँ पर खुले तौर पर विधानसभा के सदस्य अपनी इच्छा अनुसार किसी को वोट डाल सकते हैं, लेकिन वहां पर उनके मत को क्या रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के माध्यम से होता है। और इनके चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जनता इनके चुनाव में भाग नहीं लेती। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से होता है जिसका मतलब क्या करती है, इनके चुनाव में कौन भाग लेती है, जनता भाग लेती है। और जनता में कौन लेता है, 18 वर्ष प्राप्त वयस्क नागरिक। जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वो लोकसभा के सदस्यों को वोट डाल सकता है, और उसका साथ में मतदाता सूची में नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए। 18 वर्ष उम्र हो और वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो क्या करता है, अपना वोट लोकसभा के सदस्यों को डाल सकता है। तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। अब एक बात और ध्यान देना कि जो यहाँ 18 वर्ष आयु दे रखी है, ये क्या था, पहले 21 वर्ष आयु थी। यहाँ पर जब मूल संविधान बना था, जब मूल संविधान था, उसके अंदर क्या किया गया था कि मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष निर्धारित की गई। कितने वर्ष, 21 वर्ष। मूल संविधान में वोट डालने की आयु कितनी थी, 21 वर्ष। लेकिन बाद में क्या कर दिया, इस आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और इस आयु को कब घटाया गया, तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989, 61वें संविधान संशोधन के तहत इसकी आयु को घटा करके कितना कर दिया, 18 वर्ष। तो वर्तमान में कितने वर्ष प्राप्त नागरिक वोट डाल सकता है, 18 वर्ष। मूल संविधान में मतदान की आयु कितनी थी, 21 वर्ष। ध्यान रखना ये दोनों चीजें, कई बार पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में मतदान की आयु कितनी थी, तो 21 वर्ष थी। 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया, तो 1989 के अंदर किया गया। और कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया, तो 61वें संवैधानिक संशोधन के तहत। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इन्होंने क्या किया, इस आयु को घटाने का काम किया। अगली बात करें, चुनाव के बाद में हम इनकी बात करें कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है वो इसका चुनाव लड़ सकता है, योग्यता है, कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और कौन सा चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसकी अगर हम बात करें
तो सबसे पहले राज्यसभा की बात करते हैं कि राज्यसभा में कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और लोकसभा में कौन लड़ सकता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। वो क्या हो, भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया, पागल या अपराधी घोषित नहीं होना चाहिए। दिवालिया, पागल या अपराधी घोषित ना हो। तीसरी बात, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। और चौथी बात क्या है कि उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, वो किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं हो, पागल घोषित नहीं हो या उसे अपराधी घोषित नहीं किया होना चाहिए। तीसरी बात, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद में मैंने आपको बताया था कि 4 पद लाभ के पद में नहीं आते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, ये लाभ के पद के अंदर नहीं आते। बाकी जो भी है, जैसे सरकारी कर्मचारी है, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, अगर वो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम चाहे कितनी हो, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ये राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता है। दूसरी योग्यताओं की बात करें हम इधर लोकसभा की, तो लोकसभा में भी सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि वह किसी न्यायालय द्वारा, इन 3 योग्यताएं सेम रहेगी। वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया, पागल या अपराधी घोषित ना हो। तीसरी बात, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथी बात कि उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष हो। उसकी आयु क्या होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ये योग्यता अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो उसे लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब देखिए अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं, एक प्रश्न इससे संबंधित, योग्यताओं से संबंधित पूछ लूं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। ऑप्शन नंबर बी कि वह अपराधी हो। ऑप्शन नंबर सी, वह जन्म से भारत का नागरिक हो। और ऑप्शन नंबर डी कि वह किसी लाभ के पद पर हो। तो इसमें कौन सा आएगा, जन्म से भारत का नागरिक वाला नहीं चलेगा क्या? नहीं। क्यों? अब ध्यान रखना, संविधान में हमेशा ये बात लिखी गई है कि भारत का नागरिक हो। अब ये जरूरी नहीं कि उसने जन्म भारत में लिया हो, ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है उसने अमेरिका में जन्म लिया और फिर भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली, उसके 2 दिन बाद वो चुनाव लड़ सकता है।
नागरिकता जैसे ही उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है उसके बाद उसे चुनाव लड़ने का अधिकार। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न कि जन्म से नागरिक। इस बार का क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। तो जन्म से भारत का नागरिक होना कोई जरूरी नहीं है, वो केवल और केवल क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा की पूछ ली जाए 30 वर्ष। अब देखिए 3 योग्यताएं मैंने कहा था आपको, चाहे राष्ट्रपति पढ़ो चाहे वार्ड पंच पढ़ो, जितने भी चुनाव आए हैं इसमें सारे सब चुनाव में 3 योग्यताएं तो सेम होती। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, दूसरी बात किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया पागल या अपराधी घोषित नहीं, तीसरी बात वो किसी लाभ के पद पर नहीं है। अब मेन चीज क्या होती है कि आयु परिवर्तन होती है सबके लिए। तो आयु परिवर्तन होती है तो सबके लिए आयु अलग अलग होती है। तो आयु की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए भी कितनी, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35, राज्यपाल के लिए कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल के लिए भी 35, राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30, विधान परिषद के लिए कितनी होनी चाहिए, विधान परिषद के लिए भी 30, और इसके अलावा हम बात करें लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए 25, विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, तो विधानसभा के लिए भी कितनी होनी चाहिए 25, और पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन की बात करें, स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन जिसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों आ जाते हैं, उसके लिए कितनी होनी चाहिए 21 वर्ष। ये प्रधानमंत्री अपने आप में वो क्या होता है, या तो राज्यसभा का सदस्य होगा या लोकसभा का सदस्य होगा, अलग से उसका कोई चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। इससे पहले मैंने बात की थी जब मंत्री परिषद बताया था। मुख्यमंत्री या तो विधान सभा का सदस्य होगा, अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का होगा, दोनों में से एक का सदस्य होगा। तो उसके लिए या तो 30 वर्ष का होना चाहिए। अगर विधान परिषद का वो सदस्य है मुख्यमंत्री तो ऐसी स्थिति में 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो उसके लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अलग से इनके लिए कोई योग्यता नहीं होती मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए। ये अपने आप में किसी सदन के सदस्य होते हैं। अगर नहीं है सदन के सदस्य फिर भी ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अगर सदन के सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसकी आयु 25 या 30 में से दोनों में से एक होनी चाहिए। कम से कम 25 या कम से कम 30। 25 से तो कम होनी नहीं चाहिए। कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष तो आयु होनी ही चाहिए। 25 से ऊपर वाला तो हो सकता बन सकता, कोई दिक्कत नहीं, 25 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना ये सारी आयु हो गई अलग अलग सबकी। ये योग्यताओं में अगर किसी का भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये सारी चीज सामने। किसकी 35 है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लिए 35, फिर राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25, स्थानीय स्वशासन जिसमें नगरीय स्वशासन आ जाता है, सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, पार्षद, ये सारी चीजें आती हैं। इनके लिए कितनी होनी चाहिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर ये आयु है तो वो चुनाव लड़ने का उसको अधिकार है। तो ये हो गई इनकी योग्यताओं की बात। अगली बात हम करें योग्यताओं के बाद में इनका आता है कार्यकाल, कि ये कितने समय तक अपने पद पर रहेंगे। कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 6 वर्ष का होता है। इनके कार्यकाल की हम बात करें तो इनका कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। सामान्यतः कितने वर्ष का होता है 5 वर्ष का, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है क्योंकि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, जबकि ये क्या है स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, ध्यान रखना, या किसका कार्यकाल होगा सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट रहती है, कभी भंग नहीं होती। सदस्य 6 वर्ष बाद में चले जाते हैं। लेकिन इसमें एक सिस्टम ये है कि हर 1 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद 2/3 सदस्य क्या हो जाते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 2 वर्ष बाद 2/3 सदस्य क्या हो जाते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसकी जगह नए सदस्य आते रहते हैं। इस तरीके से इनका सिस्टम चलता रहता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल पूछ लिया जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है कोई कार्यकाल नहीं,
अगर यहाँ प्रश्न देखो, प्रश्न के ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी कि ये स्थायी सदन है, ऑप्शन नंबर सी कि इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी। आप क्या लिखे हो? क्योंकि स्थायी सदन है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, स्थायी सदन होता है। अगर प्रश्न इसको पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो सदस्यों का कार्यकाल पूछ लिया जाए तो कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष। राज्यसभा में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 2/3, 2/3 नहीं, 1/3, एक सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2/3 नहीं, 2/3 मत करके आना। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन 2 वर्ष बाद होते हैं, ध्यान रखना। 2 वर्ष बाद में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होंगे? 1 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उसकी जगह क्या आ जाएंगे? नए सदस्य आ जाएंगे। ये राज्यसभा का कार्यकाल होता है। लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल होता है, बिल्कुल लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग करेगा कौन? तो भंग हमेशा राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति किसके कहने पर करता है? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री के कहने पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जरूर होता है 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 2 वर्ष बाद एक सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसकी जगह नए सदस्य निर्वाचित होते हैं, उनका चुनाव होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल किस पर निर्भर करेगा? लोकसभा पर निर्भर करेगा। अगर लोकसभा 2 साल चली और 2 साल के बाद भंग हो गई तो सदस्यों का कार्यकाल भी खत्म, वापस चुनाव होगा। अगर लोकसभा 5 वर्ष चली तो सदस्यों का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष। क्योंकि ये अस्थायी सदन है, इसको बीच में ही भंग किया जा सकता है। और भंग करने का काम कौन करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। किसके कहने पर भंग करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्योंकि लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री के कहने पर ये लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो ये हो गई इनके कार्यकाल की बात। अब आप जल्दी से इस चीज को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अगली बात है इनकी पदाधिकारियों की हम बात करें। पदाधिकारी यानी इसके मुखिया कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अंदर एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति। सभापति जो भी राज्यसभा का होगा वो हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होगा। जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, जो क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति कभी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़े नहीं आप? नहीं पढ़े, चलो इसके बाद उपराष्ट्रपति ले लेंगे। तो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन इसका सदस्य नहीं होता है। उपसभापति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। ये एक राज्यसभा का सदस्य होता है। इधर होते हैं, इधर पदाधिकारियों की बात करें हम, इधर लोकसभा के मुखिया कौन होते हैं? तो लोकसभा के मुखिया होते हैं, एक होता है अध्यक्ष, बातें नहीं है, एक होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं? ये दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये क्या होते हैं? दोनों लोकसभा के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। दोनों ही
लोकसभा के सदस्य होते हैं। अब ध्यान रखना इनकी प्रक्रिया की हम बात करें तो अनुच्छेद 93 ये कह रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव कौन करेगी? लोकसभा स्वयं। यानी लोकसभा के जो सदस्य जीत कर जाते हैं उनमें से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है और एक को क्या बनाया जाता है? उपाध्यक्ष बनाया जाता है। जब अध्यक्ष मौजूद नहीं है ऐसी स्थिति में उनकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। और जब दोनों ही नहीं होते हैं तो इसके बारे में उल्लेख किया गया अनुच्छेद 95(1) के अंदर किया गया है कि जब लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को, जो वरिष्ठ सदस्य होगा उसको नियुक्त करेगा। किसके लिए? इनकी बैठकों के संचालन हेतु नियुक्त किया जाएगा। इधर राज्यसभा की बात करें तो एक सभापति होता है, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। और उपसभापति होता है, अगर सभापति मौजूद नहीं है यानी सभापति उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है या उसने राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर दिया है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। और राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? हमेशा ही राज्यसभा का एक सदस्य होता है और राज्यसभा सदस्य मिलकर ही इसको चुनते हैं, चुनाव करते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं? लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि नई लोकसभा का चुनाव होता है तब मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, अस्थायी अध्यक्ष। और वो अस्थायी अध्यक्ष क्या करता है? सारे सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको शपथ दिलाएगा। शपथ दिलाने के बाद में इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है इस चुनाव की तिथि का तारीख, चुनाव की दिनांक का ऐलान किसके द्वारा किया जाता है? निर्धारित की किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। जब राष्ट्रपति निर्धारित करता है उसके बाद में दो सदस्य होते हैं और इन दो सदस्यों को एक को अध्यक्ष बनाया जाता है और एक को अध्यक्ष। और इसके चुनाव में कौन भाग लेते हैं? केवल और केवल लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। अपने में से एक को क्या बना देते हैं? वो अध्यक्ष बना देते हैं और एक को उपाध्यक्ष बना देते हैं। फिर बाद में वो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने का काम करता है। आ गया समझ में? इनको हटाने के लिए प्रक्रिया हम बात करें, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया कैसे जाता है? हटाने की प्रक्रिया है तो हटाने की प्रक्रिया में आपको क्या है? कुछ नहीं करना है कि इसको हटाने की प्रक्रिया केवल लोकसभा के पास है। लोकसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से, यानी या तत्कालीन बहुमत कहते हैं जिसे। हाँ सर, एक मिनट सर, आ रहे हैं। बस लोकसभा के सदस्य तत्कालीन बहुमत यानी उस समय लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं उसके बहुमत से इनको हटा सकते हैं। लेकिन कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा रहा है तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपको अपने पद से हटा रहे हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद में वो लोकसभा के पास जाएगा, फिर ये पद से हटेगा। जबकि उपसभापति को हटाना है तो राज्यसभा के सदस्य वही प्रस्ताव मैंने आपको कहा सेम टू सेम उसी प्रस्ताव के आधार पर इनको पद से हटा सकते हैं।